नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस के ठाकुर और आप देख रहे हैं politichub.com। स्टूडेंट्स, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप लोग इससे पीछे भी वीडियोस देख चुके हैं। तो बिना कोई देरी किए हुए हम लोग बढ़ते हैं आगे। फिलहाल जहाँ तक बात रही आप कैसे हैं, तो आप हम यही आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, है ना। जहाँ भी होंगे वहाँ मस्त होंगे और धूमधाम से होंगे, है ना। तो अभी हम चर्चा करेंगे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर था उसके बारे में मैंने कुछ बातें बता चुके, हमने कुछ चर्चा किए थे। क्या किए थे कि ये सब्जेक्ट क्या है ना, स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद मैंने कुछ लोडिंग टाइप्स ऑफ लोडिंग के बारे में भी चर्चा किया था, है ना। तो लोडिंग के टाइप्स चर्चा करने के बाद आज हम चर्चा करना चाहेंगे कि स्ट्रेस जो होता है, एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं चैप्टर, उसका नाम क्या है, यूनिट नंबर 1, है ना, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस। ये हम यूनिट पढ़ रहे हैं, है ना। तो हम पहले ये जानना जरूरी है कि ये डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है। एक्चुअली ये लोग आप लोग जानते होंगे, तो इसको हम थोड़ा सा लिख देते हैं ना, ताकि आपके पास कुछ कंटेंट बन जाए। क्या है पहला, डायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस स्टूडेंट्स, जो डायरेक्ट स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस होगा जो कि किसी स्ट्रक्चर पर उस पर आने वाला जो सेंट्रोइडल पॉइंट पर लोड आएगा उसके द्वारा जो स्ट्रेस जनरेट किया जाएगा। मीन्स अगर ये कोई मेरा बॉडी है, ये कोई मेरा कॉलम है, तो कॉलम पर अगर इसके जस्ट सेंट्रोइड पर लोड लगेगा तो सेंट्रोइडल पॉइंट का जो लोड होगा उसके द्वारा इस कॉलम के इंटरनल फाइबर पर जो स्ट्रेस जनरेट किया जाएगा, एंड दैट स्ट्रेस इज नोन एज द डायरेक्ट स्ट्रेस। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि द स्ट्रेस जनरेटेड, और इसी लोड को क्या बोलते थे स्टूडेंट्स, डायरेक्ट लोड बोलते थे। जनरेटेड बाय डायरेक्ट लोड is called direct stress, है ना। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसको मैथमेटिकल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं क्या कि जो डायरेक्ट लोड होगा, डायरेक्ट स्ट्रेस होगा, अगर हम इसको स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं तो डायरेक्ट स्ट्रेस की बात आती है तो इसमें सिग्मा डी कर दीजिए। तो डायरेक्ट स्ट्रेस क्या हो जाएगा, जो लोड आ रहा होगा सेंट्रोइड पॉइंट पर वो W डिवाइडेड बाय जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, दैट मीन्स A। तो सिग्मा डी इक्वल्स टू W बाई A, ये एक क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला हो जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात आती है, अगर आप इसको फिगर से दिखाना चाहे तो यहाँ से ऐसे दिखा सकते हैं। एक कॉलम बना दीजिए और इस कॉलम पर क्या कर दीजिए, इस कॉलम के ऊपर एक सेंट्रोइड के ऊपर एक लोड लगा दीजिए P, है ना। यहाँ पर अगर W की चर्चा किए हैं, दैट इज वाई ये लोड का नाम W आपको देना पड़ेगा, तभी जाकर ये एब्रिविएशन मैच करेगा। तो ये W हो गया जो कि सेंट्रोइड पर लग रहा था, और उसके बाद इस क्रॉस सेक्शन का कोई ना कोई एरिया होगा, है ना। अगर आप इसका प्लान देखना चाहें तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा, एंड इसका कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा A। तो वो ये W और A का जो रेशियो होगा, दैट इज नोन एज डायरेक्ट स्ट्रेस, राइट। नेक्स्ट बात आती है स्टूडेंट्स बेंडिंग स्ट्रेस की, है ना। किसकी बात आती है स्टूडेंट्स, दूसरा बात आती है बेंडिंग स्ट्रेस की। बेंडिंग स्ट्रेस की बात होती है। तो स्टूडेंट्स, जब आप बेंडिंग स्ट्रेस की बात करते हो तो आपको, है ना, ये लोड जो लग रहा है लॉन्गिट्यूडिनल लोड लग रहा है, मतलब कि लेंथ के अलोंग लोड लग रहा है। लेकिन जब आप बेंडिंग स्ट्रेस की चर्चा करोगे तो उसमें क्या होगा कि उसके लेंथ के अलोंग बेंडिंग महसूस होगा। मतलब कि अगर मान के चलिए ये कोई बीम है, ये कोई बीम मान लीजिए, और इस बीम में एक सपोर्ट यहाँ है, सेकेंड वन सपोर्ट जो है यहाँ है, और इस पर किसी प्रकार का लोड लगता है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इस बीम में कुछ इस प्रकार से टेंशन आएगी, कुछ इस प्रकार से डिफॉर्मेशन आएगी, राइट। मतलब कि अगर ये मार्कर है और इस मार्कर पर आप लोड लगाइएगा तो ये मार्कर चाहे क्या होगा, इस प्रकार से, है ना, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगा, है ना। इस चीज़ को और समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि अगर मान चलिए ये मेरा कोई स्टील प्लेट है और इस पर जब आप लोडिंग लगाओगे ऊपर से तो क्या हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। मतलब ये
कि इसका जो निचला फाइबर है उसके दो पार्टिकल्स के बीच में टेंशन आएगा, इसका जो ऊपरा वाला फाइबर है उसके दो पार्टिकल्स के बीच में कंप्रेशन आएगा। मीन्स जब कोई स्ट्रक्चर ट्रांसवर्स लोडिंग से सब्जेक्टेड होता है तो उसका जो है लेटरल फाइबर उसमें कभी कभी टेंशन महसूस होता है, कभी कभी कंप्रेशन महसूस होता है। लेकिन जब इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे तो जब ये जो लोड यहाँ पर सेंट्रॉइड पर लग रहा था तो सेंट्रॉइड पर न लगकर लोड अब क्या लगेगा, कुछ ना कुछ इसेंट्रिकली लगेगा, मतलब कि कुछ ना कुछ इसेंट्रिसिटी के साथ लोड लगेगा। मीन्स अगर कोई इस प्रकार का कॉलम अगर मान के चलिए है तो वो क्या करेगा, ये कॉलम को हम फिक्स कर रहे हैं और इस पर अगर हम मान चलिए ये मेरा सेंट्रॉइडल पॉइंट था और यहाँ पर लोड लगाएंगे। आप स्टूडेंट्स आप अभी इसका एक मीनिंग जाने हैं कि कैसे कोई एक्सट्रीम फाइबर है, कोई टेंशन में जा रहा था और कोई कंप्रेशन में जा रहा था। मतलब कि अगर आप इसके ऊपर से लोड लगाओगे तो नीचे वाला जो फाइबर होगा टेंशन में आएगा, ऊपर वाला फाइबर जो होगा कंप्रेशन में आएगा। दैट इज वाई यहाँ पर दो प्रकार का बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगा। क्योंकि बेंड कर रहा है इसलिए इस प्रकार के स्ट्रेस को बेंडिंग स्ट्रेस बोलते हैं। लेकिन इसमें दो प्रकार का क्या हो जाएगा, एक कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस हो जाएगा और एक कंबाइंड ये एक टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस हो जाएगा, है ना। मतलब कि अगर आप इस स्ट्रेस में डील करना चाहें तो यह क्या है, इसेंट्रिसिटी है ना। ये डिस्टेंस होगा, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स इसेंट्रिसिटी, है ना। अगर मान चलिए ये लोड W है तो ये W लोड क्या करेगा, अगर आप ऐसे लगाओगे तो इस मान चलिए ये W लोड जो है इसमें जितना भी ये फाइबर है इसको कंप्रेस करने का प्रयास करेगा, है ना। और इसमें जो फाइबर है वो कुछ इस प्रकार से इसमें कुछ ना कुछ टेंशन आएगा, है ना। क्या आएगा स्टूडेंट्स, टेंशन आएगा। मतलब ये अगर आप इस पर लोड अप्लाई करोगे तो कुछ ना कुछ इसका फॉर्म जो शेप होगा कुछ ना कुछ इस प्रकार से चेंज करने का प्रयास करेगा, है ना। इस प्रकार से चेंज करने का प्रयास करेगा। मतलब ये कि जब इधर कंप्रेस कर रहे हो तो कंप्रेशन में आ रहा है, इधर जब इधर कंप्रेशन होगा तो इधर स्वाभाविक है कि टेंशन होगा क्योंकि मुड़ रहा है चीज़ें। तो इस प्रकार से जब इसेंट्रिक लोड के द्वारा जो स्ट्रेस जनरेट किया जाता है उसको हम बोल रहे हैं क्या स्टूडेंट्स, बेंडिंग स्ट्रेस, राइट। तो इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं कि बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा, उसके बाद फिगर बनाएंगे, राइट। तो बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं क्या, द स्ट्रेस generated by eccentric load is known as, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, उसका नाम होगा बेंडिंग स्ट्रेस। मतलब कि ये बेंडिंग स्ट्रेस किसको बोलेंगे, जो एसेंट्रिक लोड के कारण आएगा स्ट्रेस उसको। स्टूडेंट्स एक चीज़ हम और चर्चा करना चाहेंगे, पहले इसका आप फिगर बना लीजिए, राइट। ऐसा कुछ फिगर होगा इसमें, मान चलिए ये मेरा कॉलम है ना, और इस कॉलम का निचला एंड फिक्स है, उस ऊपर से कोई लोड लग रहा था, अगर यहाँ लगेगा तो ये तो सेंट्रॉइड वाला लोड हो जाएगा और उसको डायरेक्ट लोड में कंसीडर करना पड़ेगा। और यहाँ हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये एक प्रकार का इसेंट्रिक लोड हो जाएगा। और इसलिए इस प्रकार का इस पॉइंट को कहेंगे हम O है मेरा, है ना। और इस पॉइंट का अगर नाम अगर आप A दे दीजिए तो OA जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसेंट्रिसिटी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से बेंडिंग स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। अगर आप बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, राइट। अगर आप इसका ये फिगर बनाओगे तो क्या आएगा, ये इस प्रकार से इसका प्लान हो जाएगा। और इसमें अगर 2 एक्सिस के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे, मतलब कि x एक्सिस और y एक्सिस, तो ये है क्या मेरा x एक्सिस, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो इससे पहले वाले जो सेशन था मैंने उसमें आपको समझाया था कि ये जो है इसेंट्रिक एक एक्सिस के अबाउट भी हो सकता है और इसेंट्रिक 2 एक्सिस के अबाउट भी हो सकता है। मतलब कि द केस ऑफ यूनिएक्सियल इसेंट्रिसिटी एंड the case of biaxial eccentricity I have already discussed in the previous lectures. That is why we will only tell about what is eccentricity here. Okay? तो अब हम लोग चर्चा करेंगे अगर किसी केस में यूनिएक्सियल इसेंट्रिसिटी की बात हो रही है, मीन्स क्या कि अगर इस प्रकार से कोई इसेंट्रिक लोड लग रहा है तो उसमें आने वाला डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस, मतलब कि कंबाइंड स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी।
आप जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस, उसको अगर कॉमनली नाम दिया जाए तो एक और नाम और दिया जा सकता है, उसका नाम होगा कंबाइंड स्ट्रेस, राइट। तो अब एक हेडिंग लगाएंगे स्टूडेंट्स, उसका नाम होगा, है ना, स्ट्रेस व्हेन द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू यूनिएक्सियल इसेंट्रिसिटी। स्ट्रेस व्हेन द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू यूनिएक्सियल इसेंट्रिसिटी। स्ट्रेस, हम अभी एक हेडिंग लगाएंगे, क्या, स्ट्रेस व्हेन द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू यूनिएक्सियल इसेंट्रिसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी जब कोई बॉडी यूनिएक्सियल इसेंट्रिसिटी से सब्जेक्टेड रहेगा, है ना। मतलब कि अगर आप इस चीज़ को दिखाना चाहे फिगर की मदद से, है ना, तो ऐसे दिखा सकते हैं। मान चलते हैं ये कोई कॉलम है, ठीक है, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये कोई कॉलम है। तो यहाँ पर इसको हम फिक्स कर देते हैं, इस कॉलम को, और इस पर एक हम इसेंट्रिक लोड लगा देते हैं, इसका नाम दे देते हैं W, है ना। ये W दिख नहीं रहा है, ये इसका नाम दे देते हैं W, ठीक है। इस बॉडी का जो सेंट्रल पॉइंट है कुछ इस प्रकार से है, O इसको बोलते हैं, क्या, O, ठीक है। अगर आप इस केस को, इसका प्लान शो करना चाहें तो आप इसे शो कर सकते हैं, कैसे, तो आप क्या करेंगे, सेम सामने एक चीज़ और बनाएंगे, इसका प्लान हम मान लिए हैं जो ये कॉलम है वो क्या है, स्क्वायर शेप का है, या फिर आप कोई भी रेक्टेंगुलर सेक्शन यहाँ पर मान लिए हैं, राइट, है, जस्ट फॉर प्रूफ के लिए। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका जो ये आएगा, इसमें अगर एक्सिस दिखाना चाहे तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है, और इसके बाद ऐसे दिखा सकते हैं। ये हो जाएगा मेरा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा मेरा वाई एक्सिस, ठीक है, ये समझ में आ रही होंगी। और मान लेते यही तो था मेरा, जो ऊपर O लिखा हुआ है, O, यही तो था मेरा सेंट्रल पॉइंट। और स्टूडेंट्स, ये जो लोड लग रहा है, हम बात कर रहे हैं यूनिएक्सियल इसेंट्रिसिटी की, तो ये जो लोड लग रहा है W, मान चलते हैं यहाँ पर लग रहा है, ठीक है, कहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं W। और यहाँ से यहाँ तक का जो बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं, मतलब कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ W और O के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल e मान लेते हैं, है ना। मतलब कि ये जो क्वेश्चन बोल रहा है, व्हेन बॉडी इज सब्जेक्टेड टू यूनिएक्सियल इसेंट्रिसिटी, उस केस में कुछ इस प्रकार का बॉडी रहेगा, ठीक है। तो उसमें आपको कंबाइंड स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी। स्टूडेंट्स, हम एक चीज़ और आपको समझाना चाहेंगे यहाँ पे कि ये जो चीज़ लिखा हुआ है इसमें दो तरीके का स्ट्रेस जनरेट होगा, एक डायरेक्ट स्ट्रेस जनरेट होगा और एक बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगा। देखते हैं कैसे होता है, राइट। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करते हैं, 3 स्टेप्स का फिगर बनाते हैं। जैसे कि ये कोई बॉडी था, इस बॉडी से, है ना, अभी आप लोग फिगर को नहीं बनाइएगा, ठीक है। इस बॉडी से एक हम क्या कर रहे हैं, इसको हम एक्सप्लीट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ठीक है। इस बॉडी से मान चलिए ये जो था ऐसा, ठीक है, ऐसा था, और इसमें ये है, ठीक है। और यहाँ पर लोड जो W लग रहा है, ठीक है, W, और ये सेंट्रल पॉइंट है O। हम यहाँ क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जो सेंट्रल पॉइंट है वहाँ पर हम एक्स्ट्रा लोड लगा रहे हैं, राइट।
मान लेते हैं हमने इस सेंट्रल पॉइंट पर एक डाउनवर्ड लोड W इसके बराबर लगाया। तो आप जानते हैं कि स्ट्रक्चर में कोई भी छेड़खानी हम ऊपर नीचे से नहीं कर सकते हैं। दैट इज वाई अगर हम डाउनवर्ड लगाए हैं तो हमको अपवार्ड भी लगाना पड़ेगा, है ना। तो हमको अपवार्ड भी W लगाना पड़ेगा। मतलब कि ये जो केस था इसमें जो W लोड लग रहा है, अगर आप इस केस को भी देखें तो इसमें भी W ही लोड लग रहा है, राइट। क्यों? क्योंकि मैंने डाउनवर्ड जितना लगाया अपवार्ड भी उतना लगा दिया, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार की केस बन गई, ठीक है। इससे ये केस कैसे आया समझ में आ गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो फिगर बनाएंगे हम इससे, अब हम इस फिगर को तोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। क्या करेंगे? इस फिगर को तोड़ते हुए हम कुछ इस प्रकार से, ये फिगर है, इसको हम दो पार्ट में तोड़ते हैं। एक ये हो गया और एक ये हो गया। अभी हम जस्ट समझा रहे हैं स्टूडेंट्स, है ना। यू डू नॉट नीड टू राइट इट, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ लीजिए, उसके बाद आप लिख सकते हैं। इसको, इस स्ट्रक्चर को, इस पार्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, इस पार्ट में और इस पार्ट में तोड़ रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें पॉइंट O रहेगा, है ना। अगर मान चलते हैं कि W का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अगर A है तो ये भी A ही है, यहाँ पर भी कोई ना कोई A होगा, ठीक है। तो ये W जो है और उसको, और नीचे से अपवार्ड फोर्स लग रहा है, उसको हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। मतलब कि ये W है और देखिए ये जो अपवार्ड फोर्स लग रहा है उसको हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे, राइट। एक पार्ट इससे तोड़ने के बाद ये मिला हमको। नेक्स्ट पार्ट क्या मिलता है, ये जो है यहाँ पर सेंट्रॉइड था, इस पर हम ये डाउनवर्ड लोड लगा देंगे। मतलब कि ये डाउनवर्ड लोड क्या है? W है। आप देख सकते हैं ये भी W हो जाएगा। ये पार्ट था, इसमें W डाउनवर्ड लग रहा है और W अपवार्ड हम लोग ने अपने तरफ से लगाया। उसके बाद क्या किया हम लोग ने, ये जो चीज़ है, ये चीज़, इसको मिलाकर एक कंसीडरेशन लाया इसको, है ना। और उसके बाद ये जो चीज़ है W सिंगल को W में ले आया मैंने, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि ये इसेंट्रिसिटी है, यही डिस्टेंस जो है इसेंट्रिसिटी है E, है ना। दैट इज वाई ये जो होगा E होगा, है ना। इसीलिए इस केस में भी E होगा। हम आशा करते हैं कि आपको ये तीनों फिगर समझ में आया होगा। मतलब कि अगर आप इस दोनों फिगर को ऐड करो तो आपको ये फिगर तीसरा मिल जाएगा, ठीक है। मेरे पास कंडीशन क्या था स्टूडेंट्स? कंडीशन ये था कि ये कोई बॉडी दिया हुआ था, इस बॉडी में मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा लोडिंग लगाया, है ना, कंस्ट्रक्शनल व्यू से। उसके बाद क्या किया, इस एक्स्ट्रा लोडिंग को इस भाग और इस भाग में मैंने तोड़ दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक समझने के बाद आपको अब ये चीज़ समझ में आना चाहिए, आप कपुल का नाम सुने होंगे, कपुल, है ना। मतलब कपुल क्या होता है कि, मतलब वो क्या होता है, पैरेलल फोर्सेस, ये दो फोर्सेस जब, है ना, लाइक होते हैं, पैरेलल होते हैं और अपोजिट टू ईच अदर होते हैं, तो वो कपुल कहलाता है। मतलब यहाँ पे देख लीजिए, ये W डाउनवर्ड लग रहा है और ये W अपवर्ड लग रहा है, तो क्या होगा, एक कपुल का जनरेशन होगा, ठीक है। मतलब कि ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, तो एक कपुल बनेगा। और देखिए, और स्टूडेंट्स यहाँ पर E जो है, अगर आप इसको थोड़ा सा नंबर आके देखिए, है ना, इसको थोड़ा सा बढ़ चढ़ कर देखिए, तो कुछ इस प्रकार से W था, ये E है। तो इसमें ये जो कपुल है, इस कपुल का मोमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, मोमेंट ऑफ द कपुल हो जाएगा W इंटू E, है ना। ये कपुल का मोमेंट होता है क्या, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई आर्म ऑफ द कपुल। दैट इज वाई यहाँ पर क्या है, E से हम W में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर इस W के द्वारा, इस कपुल के द्वारा जनरेट होने वाला मोमेंट हमको मिल जाएगा, जो कि क्या होगा, W इंटू E, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स देख लीजिए, ये वो केस है जो कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेस देगा। क्या देगा, डायरेक्ट स्ट्रेस। मतलब कि ये क्या हो जाएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेस की चर्चा हम लोग करेंगे। मतलब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पॉइंट O जो था वहीं पर सिर्फ लोड लग रहा है, और वो क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड हो जाएगा, और सेंट्रॉइड पर लगने वाले लोड को हम लोग डायरेक्ट लोड बोलते हैं, राइट। और यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या, कि इस W और इस W के कारण क्या होता है, एक प्रकार का मोमेंट जनरेट हो रहा है, क्योंकि ये कपुल बन रहा है, ठीक है।
तो जब कभी भी स्ट्रक्चर में मोमेंट जनरेट होगा तो वहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, जब कभी भी स्ट्रक्चर में मोमेंट जनरेट होता है तो वहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस आ जाती है। अब यहाँ से बात आती है स्टूडेंट्स, है ना, अभी आपको लिखना कुछ नहीं है, अभी आपको सिर्फ समझना है। तो अब इस फिगर का तो आप इस फिगर के बारे में आप समझते होंगे कि डायरेक्ट स्ट्रेस कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा W बटा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा OA, और ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये और ये सबका आपस में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, सेम ही है ना। मैंने इस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ मतलब कि एनालिसिस करने के लिए तोड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू ये हो जाएगी। स्टूडेंट्स बात आती है इस कंडीशन में कि ये क्या है, मेरे पास इसेंट्रिसिटी है और क्या है, ये लोड है, जिसके कारण क्या मिल गया हमको, एक मोमेंट मिल गया। आप लोग इससे पहले जो 4th सेमेस्टर में पढ़ रहे होंगे वहाँ पर फ्लेक्सुरल इक्वेशन के बारे में पढ़ा होगा, है ना। क्या पढ़ा होगा स्टूडेंट्स वहाँ पर? फ्लेक्सुरल इक्वेशन जो होता है M/I इक्वल्स टू सिग्मा बाई वाई, है ना, इक्वल्स टू E बटा R, ये पढ़े होंगे। तो इस फ्लेक्सुरल इक्वेशन में ये जो टर्म है ना, यही हम लोग यूज करने वाले हैं। इस टर्म का यूज हम लोग नहीं करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बराबर यूज होता था ये चीज़, इसको क्या बोलते हैं, है ना, फ्लेक्सुरल इक्वेशन। फ्लेक्सुरल इक्वेशन के अलावा आप इसको बेंडिंग इक्वेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप उस समय जब 4th सेमेस्टर में रहे होंगे तो उस समय यहाँ पर सिग्मा की मदद से बेंडिंग स्ट्रेस निकाले होंगे स्ट्रक्चर के एक्सट्रीम फाइबर पर, जो कि कभी टेंशन में आया होगा और कभी कंप्रेशन में आया होगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसी का यूज करेंगे और इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये सिग्मा बी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, इसका यूज नहीं करना है इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, राइट। मोमेंट की बात आती है स्टूडेंट्स, तो मोमेंट मेरे पास क्या है, W इंटू E। ठीक है, और ये कोई स्ट्रक्चर है तो उसका कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, है ना, सेंट्रोइडल पॉइंट के अबाउट, तो I मान लेते हैं, ये दिया हुआ है। सिग्मा बी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, सिग्मा बी हो गया। और Y क्या होता है, मैक्सिमम मतलब Y क्या होता है, एक्सट्रीम फाइबर का डिस्टेंस होता है, राइट। ये सब आप लोग क्या है पढ़ चुके हैं। Y अगर नहीं पढ़ चुके हैं तो थोड़ा सा Y के बारे में हम आपको बता देते हैं। क्या कि कोई I सेक्शन होता था, है ना, कोई I सेक्शन होता था 4th सेमेस्टर में, और उसको आप क्या करते थे, इस I सेक्शन का ये अगर सेंट्रोइडल एक्सिस होता था, है ना, तो Y मैक्स जो होता था ये होता था Y मैक्स, और यही Y मैक्स ये है। मतलब कि अगर आपको एक्सट्रीम फाइबर पर यहाँ पर बेंडिंग सिग्मा बी की वैल्यू फाइंड करनी होती थी तो अब वहाँ पर आप क्या यूज करते थे, वाई मैक्स यूज करते थे। अगर आपको यहाँ पर वैल्यू ये बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड करनी होती थी तो आप लोग क्या करते थे, यहाँ पर जो वैल्यू वाई का था उसको यूज करते थे। मतलब कि आप लोग जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम देखे थे बेंडिंग स्ट्रेस का, वो कुछ इस प्रकार से आया था, है ना, सेमेस्टर 4th में। तो ये रहा वाई के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू, है ना। एक्चुअली इसके बारे में और ओवरव्यू जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, है ना। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए, अगर सिग्मा की बी की वैल्यू निकालें, सिग्मा बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बी इक्वल्स टू, है ना, सिग्मा बी इक्वल्स टू हो जाएगा डब्ल्यू ई इंटू वाई डिवाइडेड बाई आई। होगा कि नहीं होगा, डब्ल्यू ई इंटू वाई, इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा। और यही जो होती है स्टूडेंट्स, ये बेंडिंग स्ट्रेस होती है। और वो किस सेक्शन में जनरेट होगा, इस सेक्शन में। मतलब कि इस सेक्शन में जनरेट होने वाला जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ई इंटू वाई डिवाइडेड बाई आई। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट स्ट्रेस जनरेट हो रहा था और इसमें बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो रहा था। एक बात और है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो लोड लग रहा है, अगर देखिए यहाँ पर तो ये ये जो फाइबर है वो कंप्रेशन में आएगा और ये जो फाइबर है वो टेंशन में आएगा। तो जो कंप्रेशन वाला फाइबर होगा उसको कंप्रेसिव जो बेंडिंग स्ट्रेस होगा उसको पॉजिटिव मानेंगे, और ये जो होगा टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस उसको मानेंगे निगेटिव, है ना। अब ये बताइए कि सिग्मा बी के पास दो नेचर आ गया, एक पॉजिटिव का एक निगेटिव का। पॉजिटिव होगा तो कंप्रेसिव नेचर का होगा, निगेटिव होगा तो टेंसाइल नेचर का होगा, राइट। अब क्या कीजिए स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये जो है
ये इसी फिगर से हम लोग ये और ये लिखे हैं, दैट इज वाई इस फिगर में जो टोटल स्ट्रेस जनरेट होगा वो क्या हो जाएगा, इस फिगर में जनरेट होगा और इस फिगर में जनरेट होगा उसके बराबर होगा, प्लस कर देंगे। तो मतलब कि अगर टोटल स्ट्रेस के बारे में चर्चा करें, टोटल स्ट्रेस के बारे में, तो वो हमको मिल जाना चाहिए क्या, डायरेक्ट स्ट्रेस मतलब कि WA इस फिगर का स्ट्रेस प्लस और इस फिगर का स्ट्रेस। क्योंकि प्लस करेंगे और इस फिगर का स्ट्रेस करेंगे तो आप देखिए इसमें प्लस और माइनस दोनों है, दैट इज वाई अगर प्लस माइनस करना पड़ेगा हमको यहाँ पर, ठीक है। और ये जो सिग्मा बी है क्या है, WE इंटू वाई बाई आई, है ना, इसको हम थोड़ा इरेज कर दें, ठीक है स्टूडेंट्स। यही जो वैल्यू होती है टोटल स्ट्रेस की वैल्यू होती है, ठीक है। मतलब कि कोई अगर इस प्रकार का स्ट्रक्चर है ना, तो आप उसको इस प्रकार से एनालिसिस करो तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ये मिल जाएगा, ठीक है। और यही हमको क्या करना था, फाइंड करना था। अगर इसके बाद ये फाइंड करने के बाद स्टूडेंट्स तो आपको एक प्लस का वैल्यू मिलेगा WA, हम WA को सिग्मा डी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सिग्मा डी, और एक वैल्यू मिलेगा सिग्मा बी प्लस में, है ना, एक वैल्यू जो रिजल्टेंट का वैल्यू मिलेगा, वो रिजल्टेंट का जो दूसरा वैल्यू मिलेगा सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स ये ऑलरेडी सबसे ज़्यादा होगा, ये तो पॉजिटिव में है, दोनों जुड़ के और ज़्यादा वैल्यू आएगा। ये वैल्यू होता है स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपको कभी 0 भी आ सकता है, कभी निगेटिव भी आ सकता है ना। ये सिग्मा डी और सिग्मा बी की वैल्यू कभी 0 भी आ सकता है और कभी निगेटिव भी आ सकता है। तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे, जब नेचर ऑफ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम देखेंगे उसमें क्या करेंगे, इस चीज़ को डील करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर क्या कीजिए, मैक्सिमम टोटल स्ट्रेस आर मैक्स की बात होगी और आर मिनिमम की बात होगी, यानी कि मैक्सिमम टोटल स्ट्रेस कहाँ है और मिनिमम टोटल स्ट्रेस कहाँ है, इस बात की जानकारी अभी आपको होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये जो आप समझे हैं इस चीज़ को हम अगर अभी लिख देते हैं, आप उसको एज इट इज नोट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स ये रहा, मैंने मान लिया, मतलब कि एज्यूम कर लिया कि W का कंबाइंड इफेक्ट हो रहा है अपवार्ड और डाउनवार्ड, है ना। और उसके बाद क्या किया इसको, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एक कपल जनरेट होगा जिसके कारण WE मूवमेंट जनरेट होगा और रिमेनिंग डाउनवार्ड फोर्स जो होगा उसके कारण W लोड जनरेट होगा। स्टूडेंट्स जो फिगर बनाएंगे आप उसमें W को अपवार्ड और डाउनवार्ड दिखा दीजिए, राइट। उसके बाद है ना डायरेक्ट स्ट्रेस क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस जो होगा सिग्मा डी, स्ट्रेस ड्यू टू डाउनवार्ड लोड हो गया ये। और दूसरा बात है बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में, एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पर, मतलब कि अगर बेंडिंग स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस मान लीजिए ये y एक्सिस है तो आप इसको न्यूट्रल एक्सिस मान लीजिए। और अगर आपको बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है यहाँ पे, तो यहाँ से इसकी पूरी डिस्टेंस आपको लेनी पड़ेगी, है ना। मतलब कि इस फाइबर पे अगर बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है तो y की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, ये, है ना। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर हम फिल करेंगे और हमको ये क्या दे देगा, रिजल्टेंट दे देगा फिलाना। और ये सिग्मा आर मिनिमम हो गया, ये सिग्मा आर मैक्सिमम हो गया। और ये सिग्मा आर मिनिमम कब होता है, सिग्मा आर मैक्सिमम कब होता है, स्टूडेंट आपको बता चुके हैं कि निगेटिव साइन जो है तब यूज करेंगे जब हम इस फाइबर पर निकालेंगे, मतलब कि जब टेंसाइल स्ट्रेस की बात आएगी। देखिए यहाँ पर लोडिंग यहाँ पर लग रहा था इसलिए इसमें टेंसाइल स्ट्रेस आएगा और इसमें कंप्रेसिव आएगा। अगर लोड यहाँ पर कहीं लगता है यहाँ पर तो इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस आता और इसमें क्या आता, इसमें टेंसाइल आता। तो उसके अनुसार टेंशन के लिए हम माइनस यूज़ करते और कंप्रेसिव के लिए हम क्या यूज़ करते, प्लस यूज़ करते। तो इस प्रकार से ये डेरिवेशन होता है, आप लोग इसको एज इट इज राइट कर लीजिए। आने वाले सेशंस में हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस पर एक क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद हम लोग है ना लिमिट ऑफ एसेंट्रिसिटी के बारे में चर्चा करेंगे, राइट। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।